नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टेटा में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा कल से स्टार्ट है, जिसमें पहला पेपर आपका शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। जितने भी अभी प्रथम सेमेस्टर के पेपर हुए हैं, मोस्टली सभी में प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन ही आपको देखने को मिले हैं, और जो भी क्वेश्चन सीरीज बेस्ड हैं वही सभी रिपीट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में हम जितने भी लेटेस्ट सारे एमसीक्यू हैं और वन लाइनर है, सभी के सभी यहाँ पर कवर करेंगे। कोशिश करेंगे एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कोर्स आपको कवर करा पाए। स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी नंबर 1 से। 2023 के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है। उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किसका किया जाता है? तो मूल्यांकन उपकरणों का किया जाता है। उपचारात्मक मैंने बताया था, एक तो समस्या का पता लगाना और उसको दूर करना। प्रार्थना स्थल की जो गतिविधियां हैं उसमें मुख्य नवाचार क्या होता है? तो ड्रम भी होता है और आपका संगीत भी होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो परीक्षाओं को तैयार करना रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। मापन का सामान्य उद्देश्य सिद्धांत किससे संबंधित होता है? तो गणित विषय से संबंधित होता है। क्वेश्चन देखेंगे अगला वाला जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी, 3 वर्षों में लगातार आया है आपका कि ब्लूम टैक्सोनॉमी कब विकसित हुई थी? 1956 में विकसित हुई थी। यहाँ साइड में आंसर हाइड नहीं कर रहे हैं, साइड में आप देखते हुए आंसर भी चल सकते हैं, और ये भी पता चलता रहे कि कौन से वर्ष में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसीलिए आंसर को हाइड नहीं कर रहे हैं। मूल्यांकन जो है वो होता है तो मात्रात्मक या केवल गुणात्मक या दोनों? तो दोनों होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान में क्या क्या आता है? तो शिक्षण उद्देश्य भी आते हैं, सीखने से उत्पन्न अनुभव भी, व्यवहार में परिवर्तन भी, सभी के सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक और छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ये कथन किसका है? तो क्रॉनबैक का कथन है। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है तो ये आपका प्रयोग पर आधारित जो होता है, विज्ञान में जैसे होते हैं ना प्रैक्टिकल, ऐसे भूगोल और कृषि। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है तो आपका विद्यार्थी यहाँ पर जो है वो मेन केंद्र बिंदु होता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसमें नवाचार क्या है? तो यहाँ पर अभिक्रमित अनुदेशन भी है, टोली शिक्षण भी है, खुली कक्षा कक्ष भी है, सभी के सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। ब्लूप्रिंट इनमें से जो है वो क्या है? तो प्रश्न पत्र की आधारशिला जो होता है उसको तैयार करना ब्लूप्रिंट कहलाता है। 3 बार क्वेश्चन ये आपका अब तक आ चुका है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? तो यहाँ पर समस्या भी हमारा और हल भी हमारा, ये आप रट लीजिएगा, यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सामुदायिक सहभागिता में नवाचार इनमें से क्या है? तो किसमें? एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था या सभी? तो सभी के सभी यहाँ पर हो जाएंगे। 15 बहुविकल्पी है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये किसकी डेफिनेशन है? टीपी नन की डेफिनेशन है। 2 बार लगातार ये रिपीट दोनों क्वेश्चन हुए हैं। अब यहाँ से 2023 तक के जितने क्वेश्चन थे लेटेस्ट दिए गए, बाकी प्रीवियस ईयर आगे आएंगे। तो इनमें से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? तो आंसर आपका रुचि यानी इंटरेस्ट आपका सही होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? तो ये टोटल 5 क्रियाएं जो है वो होती हैं। यह किसका कथन है कि क्रियात्मक शोध का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णय और क्रियाओं का मार्गदर्शन, संशोधन तथा मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है? तो ये आपका कोरे का कथन है। मापन कैसा होता है? तो मापन आपका मात्रात्मक होता है, गुणात्मक तुलनात्मक ये आपका नहीं होगा। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, तो ये व्यापक मूल्यांकन आपका यहाँ पर सही होगा। एक सतत मूल्यांकन होता है और एक आपका व्यापक मूल्यांकन होता है। ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग, इसका संबंध मूल्यांकन के कौन से पक्ष से है? तो संज्ञानात्मक पक्ष में जो है ये आता है। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो इसे हम वार्षिक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। उत्तम परीक्षण की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये सब तो है, परंतु कठोरता किसी भी प्रकार से उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। अगला है छात्र जो हैं उनकी रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों, इससे संबंधित मूल्यांकन का पक्ष क्या कहलाता है? तो इसे भावात्मक पक्ष के नाम से जानते हैं। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? तो इसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष किससे संबंधित होता है? तो ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग तीनों से होता है। सतत मूल्यांकन कहलाता है तो ये आपका सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में किया जाने वाला और नित्य प्रति, तो सभी के सभी यहाँ पर जो है वो आ जाएंगे। विज्ञान, भूगोल तथा कृषि ये विषय जो होते हैं ये केवल और केवल मौखिक मूल्यांकन में वाले जो है वो होते हैं।
उत्तम परीक्षण की विशेषता इनमें से कौन सी है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये सभी तो सभी हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है, तो रचनात्मक मूल्यांकन में बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। भावात्मक पक्ष कहलाता है, तो यहाँ पर बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन, संवेगों से संबंधित, मनोवृत्तियों से संबंधित सभी यहाँ पर आ जाएंगे। ब्लूप्रिंट ऊपर आया था, तो प्रश्न पत्र निर्माण से संबंधित ब्लूप्रिंट होता है। उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है? बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से संबंधित। बच्चों द्वारा जो किए गए कार्य हैं और उपलब्धि हैं उनका विवरण रखने हेतु प्रयोग जो होता है वो तैयार किया जाता है, तो वो आंसर हो जाएगा छात्र प्रोफाइल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान और कौशल अर्जित किया है? तो मापक के द्वारा ये पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है कह रहा है, तो ये जो क्रियात्मक शोध की विशेषता उसमें अनुभव जन्य यहाँ पर हो जाएगा। क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? तो टोटल 6 चरणों में होता है। क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो पर व्यक्ति नहीं आता है, गुणवत्ता, समय, मूल्यांकन ये सभी आता है। क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? तो इसे परिकल्पना जो है वो कहते हैं। क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे समष्टि कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो प्रत्यक्षण नहीं आता है, साक्षात्कार, प्रश्नावली और अवलोकन ये तीनों आते हैं। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आद्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है, ये कथन किसका है? तो रॉस के द्वारा ये कथन दिया गया था। ये क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। अब निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न में 2018 के क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं, तो उदाहरण प्रश्न आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता इनमें से कह रहा है कौन सी नहीं है? तो पाठ्यक्रम की व्यापकता नहीं होती है, मितव्ययिता होती है, फलांकन की सुगमता होती है, रचनात्मक और प्रशासन की सुगमता। वैसे सारी चीज़ें इजी लिखी हुई हैं, तो इसीलिए कोई पॉइंट को हम यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ हमें आपको करानी है। जैसे फलांकन की सुगमता का मतलब है, जैसे वस्तुनिष्ठ जो होता है, वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है मल्टीपल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू वाले होते हैं, तो उसमें जो फलांकन मतलब जो रिजल्ट होता है उसको निकालने में आसानी होती है। बच्चे ने क्या थ्योरी में लिखा है उसको पढ़ना, उसको आकलन करना वो एक अलग है। जब 4 ऑप्शन में से किसी ने आंसर दिया है तो वहाँ पर आसानी से मूल्यांकन हो जाता है। तो वही सारे पॉइंट यहाँ पर हैं की विशेषता है, जबकि प्रश्न में नहीं पूछा गया इसलिए पाठ्यक्रम की व्यापकता वहाँ पर नहीं आता है। समस्या हमारी हल भी हमारा लक्ष्य जो है वो इनमें से किसका है? तो क्रियात्मक शोध का है। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग इनमें से अधिगम अनुभव है। परिकल्पना जो होती है वो आपकी समाधान का पूर्ण अनुमान होती है। मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है? तो गणित से संबंधित होता है। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, ये कथन किसका है? स्टीवेंस का कथन है, और उसको जरूर याद कर लीजिएगा। मापन से और मूल्यांकन से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, उसकी डेफिनेशन से आता है, तो ये डेफिनेशन आपको रटी होनी चाहिए, सीधे सीधे आप लिख पाएँ। शैक्षिक उद्देश्य के अंग कौन से हैं? तो बालक, समाज, विषय वस्तु सभी हो जाएगा। बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र कौन सा है? सभी हो जाएंगे। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग कौन सा नहीं है? तो अनुप्रयोग जो है यहाँ पर नहीं है। रॉस का कथन इनमें से कौन सा है? बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये यहाँ पर रॉस का कथन है। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है, तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों होता है। क्रियात्मक शोध करने का अधिकार जो होता है वो किसको होता है? तो आप कहेंगे शिक्षकों को भी होता है, प्रधानाध्यापकों को भी होता है, छात्रों को भी होता है और MBSA सभी को होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, स्टीफन को एम कोरे ने शैक्षिक जो सत्र है उसमें किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग जो है वो किया है? तो क्रियात्मक शोध जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु, विचार, क्रिया कहाँ तक उपयोगी है, इसका निर्णय क्या कहलाता है? तो इसका निर्णय मूल्यांकन कहलाता है। व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है, तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से होता है। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? स्टीफन एम कोरे हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो आरंभ हुआ था वो आपका कब हुआ था? 2009 में हुआ था। यहाँ भी 2018 के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। रीता ने भाषा में 60 नंबर प्राप्त किए, तो 60 नंबर जो उसे मिले हैं ये आपका क्या कहलाएगा? तो इसे हम मापन कहेंगे। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक इनमें से कौन सी? इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, ये आपकी पुस्तक है। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? तो सभी को होती है, चाहे छात्र हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे अभिभावक हो और समाज हो। अब यहाँ से देखेंगे ऊपर वाले क्वेश्चन से 2019 के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए, तो अब आपको 2019 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मेन हमारा उद्देश्य यही है कि सारे प्रीवियस ईयर भी इसमें कवर हो जाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर लगातार फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी परीक्षा हुई हैं
उनमें आपके रिपीट हुए हैं। 65 प्रश्न आपका सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं, तो ये आपका 6 पक्ष होते हैं। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य क्या होता है, तो सत्र प्रारंभ से सत्र के अंत तक विद्यार्थियों की योग्यता का जो आकलन होता है, लगातार जो आकलन होता है वो सतत मूल्यांकन में आता है। शैक्षिक जो शैक्षिक शोध है उसको सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है, 6 वर्गों में बांटा जाता है। इनमें से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है कह रहा है, तो मूल्य आंकना इसमें नहीं आता है। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है, तो उसे हम परिकल्पना या उपकल्पना के नाम से जानते हैं। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण कौन सा होता है, तो अंतिम चरण निष्कर्ष आता है। ये सारे चरण क्रियात्मक शोध के जरूर याद कर लीजिएगा, लघु में क्वेश्चन आता है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, ये किस प्रकार का प्रश्न है, तो ये स्मृति संबंधी प्रश्न है, याद करने वाला है ना, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है आपसे कह रहा है, तो आंसर यहाँ पर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो देख रहे हैं सा वाला ऑप्शन, ये जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कथन किसने दिया था, यहाँ से आपको 2022 के पेपर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी के द्वारा ये कथन दिया गया था, और इसको भी याद रखिएगा, अच्छा पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन है। शैक्षिक उद्देश्य के अंग इनमें से कौन से हैं, तो सभी हैं, चाहे बालक हो, चाहे समाज हो, चाहे विषय वस्तु हो। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग कौन सा नहीं है, तो अनुप्रयोग इसमें जो है वो नहीं आता है। रीता ने गणित में 50 नंबर पाए, तो ये क्या कहलाएगा, ये मापन कहलाएगा। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण तो निष्कर्ष कहलाएगा, ऊपर अभी आया था क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन 2022 के चल रहे हैं। उत्तम परीक्षण की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, तो कठोरता इसमें से विशेषता नहीं है। ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के कौन से पक्ष से है, संज्ञानात्मक पक्ष से है। मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, ये कथन स्टीवेंस ने दिया था। मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। शैक्षिक नवाचार से क्या मतलब होता है, तो सभी हो जाएगा, चाहे अधिगम प्रक्रिया में नवाचार हो, चाहे शिक्षण विधि में नवाचार हो। मूल्यांकन अनुरूप होता है उद्देश्य, प्रविधि, विधि या सिद्धांत, तो आंसर विधि यहाँ पर सही होगा। ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम विश्वसनीयता कहते हैं। उत्तम परीक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं, तो वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, सभी के सभी विशेषताओं में जो है यहाँ पर आ जाएगा। अगला है शोध कितने प्रकार के होते हैं, तो शोध आपके टोटल 2 प्रकार के होते हैं। मूल्यांकन का पक्ष इनमें से कौन सा है, तो संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक सभी हो जाएंगे। प्रश्न पत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, ब्लूप्रिंट कहलाती है। मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के जो टाइप होते हैं वो आपके वस्तुनिष्ठ, अति लघु, लघु, दीर्घ सभी होते हैं। क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं, टोटल 6 चरण होते हैं, मैंने बताया कि सारे चरण आपको पता होना चाहिए। परिकल्पना कितने प्रकार की होती है, तो टोटल 2 प्रकार की होती है। नवाचार क्या है, तो नवाचार है शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन जो किए जाते हैं वो नवाचार कहलाते हैं। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग क्या कहलाता है, तो उसे हम न्यायदर्श जो है वो कहते हैं। शून्य परिकल्पना जो है किससे संबंधित है, तो सूर्य परिकल्पना जो है वो आपका निर्देश रहित परिकल्पना जो है, बीबा वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, इससे जो है वो संबंधित होती है। अगला है क्रियात्मक जो शोध है इसका प्रथम चरण इनमें से कौन सा है, तो समस्या की पहचान, ये आपका क्रियात्मक शोध का पहला चरण जो है वो होता है। न्यायदर्श का संबंध किससे होता है, क्रियात्मक शोध से होता है, ऊपर आया भी था क्वेश्चन। न्यायदर्श का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सैंपल या नमूना होता है। संज्ञानात्मक पक्ष में आपका ज्ञान, बोध, व्यवहारिकता, मूल्यांकन सभी आ जाते हैं। भावात्मक पक्ष का संबंध किससे होता है, रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों सभी से होता है। कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या होता है, तो क्रियात्मक पक्ष होता है। क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं, तो टोटल 6 स्तर इसमें होते हैं। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे, ये क्या कहलाता है, तो इसे हम वैधता, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, तो आपका सुकरात यहाँ पर सही हो जाएगा। मिचॉल स्केवन ने 1967 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे 2 भागों में बांटा था, ये 2 भाग कौन कौन से हैं, तो संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। मापक मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र को किसी विशेषता को एक कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करते हैं, तो एक कथन मैरिसन क्या है। मापन प्लस मूल्य निर्णय मिलकर के क्या बनाता है, तो मूल्यांकन बनाता है। किसका कथन है, मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंक, मध्यमान और औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो ये वासले का कथन है। परिषदीय विद्यालयों में प्रथम सत्र परीक्षा कब होती है, तो अगस्त में होती है। द्वितीय सत्र परीक्षा परिषदीय विद्यालयों में कब होती है, तो ये आपका दिसंबर में होती है। निदान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो निदान शब्द का प्रयोग मापन के लिए किया जाता है, डायग्नोसिस।
शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आपका क्या आता है? तो शिक्षण अधिगम, मूल्यांकन, विद्यालय प्रबंधन सभी आ जाएंगे। मूल्यांकन के जो उद्देश्य होते हैं वो छात्रों की समस्या का ज्ञान भी है, उसका निराकरण भी है, शिक्षण द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार भी है शिक्षक के द्वारा, सभी हो जाएगा। मूल्यांकन की विशेषताओं में आपका सतत चलने वाली प्रक्रिया है, गुणों का मापन होता है, शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनाता है, यहाँ भी सभी हो जाएगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो 3H प्रस्तुत किए गए हैं, 3H क्या है? तो हेड, हार्ट और हैंड जो है इसे 3H कहते हैं। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम इनमें से कौन सा है? तो ज्ञान का बोध, अनुप्रयोग, कौशल सभी आ जाएंगे। किसका कथन है कि प्रत्येक वस्तु जो भारी सी सत्ता रखती है किसी न किसी जो परिणाम है उसमें सत्ता रखती है, ये मापन योग्य होती है? ये कथन थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। जब कोई व्यक्ति परंपरागत तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो नवाचार कहलाता है। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसका प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करता है, कथन E.M. रॉजर्स के द्वारा दिया गया था। नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न होता है। तो ये वॉर्नेट ने कथन दिया था। थोड़ा सा अंतर है दोनों कथनों में। शैक्षिक नवाचार की आवश्यकताओं को व्यक्त किससे किया जा सकता है? तो वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के प्रसार से। मौखिक परीक्षा किसने प्रारंभ की थी? ग्लैडाइट्स जो थे उनके द्वारा प्रारंभ की गई थी। शैक्षिक सत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था? तो स्टीफन एम कोरे के द्वारा किया गया था। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानना और समस्या हेतु किया जाने वाला शोध, ये क्या कहलाता है? तो इसे हम क्रियात्मक शोध कहते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो टोटल 4 पक्ष होते हैं। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का जो मूल्यांकन होता है वो किसमें किया जाता है? तो ये आपका मौखिक मूल्यांकन में किया जाता है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यह कथन किसका है? तो ये NCERT का कथन है। किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? तो ये आपका समझ जो है आपका ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ हमारे टोटल 127 बहुविकल्पी समाप्त हुए। अब यहाँ से हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम ताकि सभी लोग का सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर हो सकें। और इसके अलावा चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी सर्च करके जरूर जुड़ जाइएगा। बालाजी स्टडी तो टेलीग्राम पर जाएंगे तो वहाँ पर एक यूज़र नेम हम आपको भेज देंगे। थर्ड सेमेस्टर का पेपर का सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं हम आपको करा दें तो पेपर भेज दीजिएगा ताकि उसका सॉल्यूशन हम आपको कल करा पाएँ। कंटिन्यू करते हैं आगे प्रश्न नंबर 1 से। यह की है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न देखेंगे, 2023 में आया, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। कोरे की डेफिनेशन है कि क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता जैसे शैक्षिक, हेडमास्टर, व्यवस्थापक, निरीक्षक आदि मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। NCERT के अनुसार मूल्यांकन देखिए पूछ लिया गया था। तो शैक्षिक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए, कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूरे कर लिए गए हैं। सामुदायिक सहभागिता से क्या मतलब होता है? तो सामुदायिक सहभागिता का अर्थ होता है विद्यालयों की योजनाओं प्रबंधन में माता पिता और समुदाय के सदस्यों की सहभागिता। विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। तो करलिंगर के अनुसार है विश्वसनीयता का अर्थ की भरोसा, स्थिरता, संगति और भविष्यवाणी परिशुद्धता। सतत व्यापक मूल्यांकन से क्या मतलब होता है? तो सतत मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक मूल्यांकन की जांच प्रति माह आपकी की जाती है या फिर तिथिवार की जाती है, जबकि व्यापक मूल्यांकन में ऐसा नहीं होता है। व्यापक मूल्यांकन में बालक के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। एक उत्तम परीक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। तो ये वैधता है, विश्वसनीयता है, 2 विशेषताएं। मूल्य निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के 2 अंतर लिखिए। तो मूल्यांकन की प्रकृति विकासात्मक होती है और योगात्मक मूल्यांकन की प्रकृति अंतिम होती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की शिक्षा में सुधार करना होता है और योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना होता है। मापन और परीक्षण में कोई एक अंतर लिखिए। तो मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है और परीक्षण का संबंध जो होता है वो मानसिक और मनोवैज्ञानिक दोनों गुणों से होता है। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक होते हैं। मापन के 4 स्तर बताइए। नामित स्तर, क्रमित स्तर, अंतरित स्तर और अनुपातिक स्तर। मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती है? कौशलात्मक पक्ष से संबंधित होती है। ये क्वेश्चन 2019 का है। मूल्यांकन का लक्ष्य क्या होता है? तो पृष्ठपोषण जिसको फीडबैक कहते हैं, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि हो, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़े, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में मदद करना। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। क्रियात्मक पक्ष के चरण प्रदत्त विश्लेषण से आपका क्या मतलब होता है? क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण में शोधकर्ता
शोध से पूर्व की स्थिति का विश्लेषण करता है और शोध के बाद की स्थिति का विश्लेषण करता है। अवलोकन क्या होता है? अवलोकन क्रियात्मक पक्ष का एक उपकरण होता है जिसके अंतर्गत जो शोध करता है वो समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और समस्या से संबंधित विभिन्न स्थितियों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करना ही अवलोकन है। प्रश्नावली से क्या मतलब होता है? प्रश्नावली क्रियात्मक शोध का उपकरण है। शोधकर्ता समस्या के समाधान स्रोत हेतु स्रोत से विभिन्न जानकारी प्रश्न कर प्राप्त करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन कब लागू हुआ था? 2009 में लागू हुआ था। युग्म जो मूल्यांकन है उससे आप क्या समझते हैं? युग्म मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्न आते हैं। इसमें दो समूहों में शब्द जोड़े में दिए रहते हैं, बच्चों से सही जोड़े बनवाए जाते हैं। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण जो होता है वो परिणाम होता है। साक्षात्कार से क्या मतलब होता है? 2023 में आया। यह क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। ये एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है। इस विधि में शोधकर्ता और साक्षात्कारदाता आमने सामने बैठकर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। न्यायदर्श यानी सैंपल की विशेषताएं बताइए। तो न्यायदर्श का आकार पर्याप्त होना चाहिए। न्यायदर्श का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि वह जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, वरना इससे प्राप्त परिणाम भ्रामक हो सकते हैं। मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? जिस प्रकार बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है, उसी प्रकार विद्यालयों में बच्चों को की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर के मापन के आधार पर विद्यालयों को ग्रेडिंग दी जाती है। यहाँ पर भौतिक परिवेश के आधार पर सामुदायिक सहभागिता, नामांकन और उपस्थिति, शिक्षण का क्या स्तर है, छात्रों का शैक्षिक स्तर क्या है, ऐसे अलग अलग अंक प्रदान किए जाते हैं। छात्र प्रोफाइल क्या है? छात्र प्रोफाइल वह अभिलेख है जिसके माध्यम से छात्रों की क्या प्रगति है, विद्यालय के वातावरण से उनका समायोजन, उनके विकास की गति, उनकी दिशा, इन सारी चीज़ों का ज्ञान हमें मिलता है। मूल्यांकन हेतु कितनी परीक्षाएं होती हैं? सत्रीय परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा। मूल्यांकन की परिभाषा तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। लक्ष्य वही रखते हैं ना कि कोई चीज़ सिखाना होता है। 2022 में आया वो क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं लिखिए। तो पहली है शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है। यह शोध समझ संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को उत्पन्न किए पूरा किया जाता है। नवाचार क्वेश्चन देखेंगे तो 2019 और 23 में 2 बार आया है और शिक्षा में नवाचार करके पूछा गया है और शिक्षा में नवाचार 2018 में भी आया है। तो ये क्वेश्चन रट लीजिए कि नवाचार किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना होता है। शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। क्रियात्मक शोध क्या है? तो जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से समाधान का प्रयास उनके द्वारा किया जाता है। अच्छे प्रश्नों की क्या विशेषता होती है? प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त होनी चाहिए, उनकी भाषा पुस्तक की भाषा से पृथक हो, वो विचार उत्तेजक हो, प्रश्न दुविधा न उत्पन्न करे, प्रश्न छात्र के मानसिक विकास के अनुरूप हो। कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं? विद्यार्थी के विषय में रुचि जागृत करने के लिए, विषय के ज्ञान के लिए, समझ कितना बच्चे को आ रहा है, पूर्व ज्ञान उसका कितना है, पाठ को वो दोबारा सुना पा रहा है कि नहीं, नए ज्ञान का अभ्यास करने के लिए, मानसिक शक्तियों का विकास करने के लिए बहुत सारे पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। परिकल्पना से आपका क्या आशय है? तो परिकल्पना जो है उसमें शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना कहलाता है। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है? तो छात्र के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन के पक्ष कौन से हैं? संज्ञानात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष है, कौशलात्मक है, व्यवहारात्मक भी है। प्रश्नों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे विचार उत्तेजक, शिक्षण प्रश्न, स्मृति प्रश्न, परीक्षण प्रश्न, समस्या प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न। परीक्षण में वैधता से क्या मतलब होता है? 2019 में आया क्वेश्चन। तो वैधता से मतलब होता है उस कार्य कुशलता से जिससे वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वो बनाया गया। मतलब जिस चीज़ के लिए आपका टेस्ट लिया जा रहा है वो एक्चुअल में आपको उसी चीज़ के लिए टेस्ट ले पा रहा है या नहीं, वो कहने का मतलब है। क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? तो समस्याओं के त्वरित समाधान उसके सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय संबंधित लोगों द्वारा करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताइए, जिसमें छात्रों के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का मूल्यांकन आता है। मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से क्या मतलब होता है? संज्ञानात्मक जो पक्ष है उसके बाद भावात्मक तथा कौशलात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष आता है जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष जो है वो कहते हैं। मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। तो युग्म मूल्यांकन में छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे को सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। आपस में कॉपी चेक करने के लिए कह दीजिए, वो इसमें आ जाएगा। सतत मूल्यांकन का क्या मतलब होता है? उस मूल्यांकन से तो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है जिसमें छात्रों के अनुभव व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का लगातार मूल्यांकन होता रहता है। व्यापक मूल्यांकन फिर क्या होता है? व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के सभी पक्षों से ज्ञानात्मक, भावनात्मक, कौशलात्मक, व्यवहारात्मक का मूल्यांकन होता है।
बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि बालक के दिल-दौर और भार में जो है वो वृद्धि होना। इसमें मांसपेशियों और शरीर की संरचना में नहीं बल्कि वह आंतरिक अंग और मस्तिष्क में भी जो है वो होता है। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि होती जाती है, उसकी सीखने, स्मरण रखने और तर्क करने की क्षमता में भी वृद्धि होती जाती है। तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का जो है वो परिणाम है। लास्ट लाइन में एक लाइन में क्लियर कर दिया गया है। मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से क्या मतलब होता है? तो दी गई सूचियों दो या दो से अधिक में एक सूची आधार सूची के एकांशों की दूसरी सूची प्रतिक्रिया सूची जिसमें एक या एक से अधिक सूचियां हो सकती हैं एकांशों से मिलाना या जोड़ा बनवाया जाता है, वही आपका जोड़ा बनाने वाले प्रश्न में आता है। क्रियात्मक शोध का क्या उद्देश्य होता है? तो इसके द्वारा संस्था सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का यूज करके शिक्षा जगत की समस्याओं को समाधान किया जाता है। क्रियात्मक शोध से क्या तात्पर्य है 2019 में आया है? तो इसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल ऊपर बता चुके हैं। 2022 में आया है न्यायदर्श। तो इस किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से जिसका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हैं, एक प्रकार से सैंपल जिसे कहते हैं। क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या मतलब होता है? अवलोकन का मतलब होता है उस शोध से ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य अथवा व्यवहार को देखना, अवलोकित करना, जिसके द्वारा उसके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में किसी प्रकार का निर्णय लिया जा सके। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण क्या आशय बताइए? तो क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से संकलित प्रदत्तों का निष्कर्षण प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग के द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। शून्य परिकल्पना क्या अर्थ समझाइए? तो शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना होती है जिससे ये मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है या दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। चरण मैंने आपसे पहले ही कहा था रट लीजिएगा, ये 2018 में आए थे। तो क्रियात्मक शोध के चरण समस्या समाधान, समस्या को परिभाषित, समस्या सीमांकन, समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना, कारणों का विश्लेषण, इसके अलावा क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण, इसके अलावा अभिकल्प निर्माण और उपकरणों का विकास, विश्लेषण, निष्कर्ष। यहाँ पर थोड़े चरण को एक्स्ट्रा बना दिया गया। वैसे मेन 6 चरण देखने को मिलते हैं आपकी किताब में या एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको। तो पहला जो चरण होता है वो होता है आपका समस्या का पहचान करना। दूसरा होता है आपका समस्या जो चुनने के कारण है या उनका विश्लेषण है वो इसमें आता है। तीसरे में आपका क्रियात्मक जो परिकल्पना है वो आती है। चौथे में आपका जो कार्यविधि सीमा निर्धारण है जिसको हम अवलोकन वगैरह भी कह सकते हैं। पांचवें में आपका प्रदत्त जो विश्लेषण है वो आता है और छठे में आपका निष्कर्ष आता है। तो इस तरीके से चलते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया था। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार, तो लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। विश्वसनीयता किसे कहते हैं? तो विश्वसनीयता किसी परीक्षण पर व्यक्ति के प्राप्तांकों की संगति, अर्थात यदि एक व्यक्ति की परीक्षा किसी परीक्षण पर बार बार ली जाए तो प्रत्येक बार वो व्यक्ति समान प्राप्तांक अर्जित करे, वही परीक्षण विश्वसनीय कहा जाएगा। अगला है निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों को दिया जाता है? 2018 में आया। और निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य 2022 में आया। निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसके आधार पर जटिल विषय वस्तु को सूक्ष्म इकाई में बालक की विशेषता और कमियां परिलक्षित होती हैं। नैदानिक शिक्षण द्वारा ये पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि पाठ्य वस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में सीखा गया है तथा कितना भाग छात्र सीखने में असमर्थ रहता है। निदान परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या एक से अधिक छात्रों में छात्र की विशेषताओं तथा कमियों को व्यक्त करता है। ये परीक्षण विषय संबंधी कमियों का निदान करके उसके उपचार की भी व्यवस्था करता है। मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है? तो मूल्यांकन से शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया से लिया जाता है। शैक्षिक मापन किसे कहते हैं? शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया जिससे छात्र के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित युक्तियों, वस्तुओं के किन्हीं गुणों या विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। शैक्षिक शोध का मूल मंत्र, समस्या हमारी समाधान भी हमारा, 2018 में। शैक्षिक शोध क्या है? 2019-22 दो बार आया क्वेश्चन। तो शैक्षिक अनुसंधान छात्र अध्ययन, शिक्षण विधियों, शिक्षक प्रशिक्षण और कक्षा गतिकी जैसे जो विभिन्न पहलू हैं उन पर किया जाता है। जो शोध शिक्षा संबंधित समस्याओं पर किया जाता है उसी को हम शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए। तो लिखित जो परीक्षा है उसमें है कि विचारों की अभिव्यक्ति का स्तर पता चलता है। इसके द्वारा छात्र के भाषा ज्ञान में जानकारी पता चलती है। जो लिखित परीक्षा द्वारा प्रस्तुतिकरण की शैली है उसका ज्ञान होता है। सामाजिक कौशल जो मूल्यांकन है उसके उपकरण कौन कौन से हैं? तो प्रत्यक्षीकरण है, समायोजन है, निर्देशित अनुक्रिया है, यंत्रीकरण है, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया है। सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है वो लिखिए। मूल्यांकन के द्वारा बालक के विषय में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिनका सामाजिक व्यवस्था बनाने में यूज किया जाता है।
मूल्यांकन से व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होता है और इसी ज्ञान से व्यक्तिगत शिक्षण संभव हो पाता है। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो भाषा है, व्याकरण है, बोली है, ये सभी 2019 में आए क्वेश्चन। क्रियात्मक शोध की शिक्षा में क्या आवश्यकता है? तो पहली तो यही है, कार्यप्रणाली में सुधार और विकसित करें, छात्र की शिक्षा को प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास करें, विद्यालय के कार्यकर्ता, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक तथा निरीक्षक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। उपचारात्मक शिक्षण की कोई दो विधियां लिखिए। तो छात्रों की त्रुटियों और कमियों के समय समय पर शुद्ध करना, प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। 2019 में आया। ये 2022 में आया कि दो विशेषताएं मूल्यांकन की, व्यापक प्रक्रिया, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सतत मूल्यांकन के दो महत्व बताइए। तो इसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में समझ सकते हैं। अधिगमकर्ता बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व पर विकास पर ध्यान देता है। शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य पूछे गए हैं आपसे। इसका यूज किया जाता है, मुख्य उद्देश्य शिक्षण व्यवस्था को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में आगे पहुंचाना, जिससे कि संसार में हमारी शिक्षा प्रणाली आदर्श रूप से जानी जाए। शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, जिससे कि छात्रों में अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास किया जा सके। छात्रों और शिक्षकों का नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, जिससे कि वे अंधविश्वास और कुरीतियों से दूर रह सकें। शैक्षिक नवाचार का मुख्य उद्देश्य छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान को स्थायी भी बनाना है, क्योंकि जब छात्र क्रियाशील होकर ज्ञान प्राप्त करेगा तभी वो ज्ञान स्थायी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2022 में आया कि गणितीय कौशल बताइए। तो गणितीय कौशल के अंतर्गत शीघ्रता और शुद्धता से गणना करने की योग्यता, तार्किक ढंग से विचार करने की योग्यता, क्रम व आकृतियों को पहचानना, उसमें अंतर करने की योग्यता, दैनिक जीवन के साधारण समस्याओं में गणितीय प्रत्ययों के प्रयोग की योग्यता, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। भाषाई कौशल से आप क्या समझते हैं? 2022 में आया हुआ है। तो भाषा कौशल से मतलब होता है बालक के भीतर विभिन्न भाषाई कौशल या भाषा संबंधी दक्षताओं का विकास करने से बालक के जीवन में जितना महत्व भाषा का है उतना महत्व अन्य किसी वस्तु का नहीं आता। बालक के भीतर भाषा संबंधी कौशल जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि का विकास अत्यंत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन 2022 में है कि परीक्षण और मापन की दो समानताएं लिखिए। तो परीक्षण और मापन दोनों मूल्यांकन की प्रक्रिया है, दोनों शिक्षण के अभिन्न अंग हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौखिक परीक्षा के दो गुण लिखिए। तो पहला गुण है कि आपका मौखिक परीक्षा निदानात्मक कार्यों के लिए अति उपयोगी है, छात्रों में आत्मविश्वास जागृत होता है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? क्रियात्मक शोध का मूल आधार है समस्या भी हमारी, समाधान भी हमारा। मूल्यांकन क्या होता है? लगातार चलने वाली प्रक्रिया, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच से रिलेटेड होता है। परिकल्पना क्या होता है? समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है, समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है। क्रियात्मक परिकल्पना भी इसको कहते हैं, 2019 में आया था। परिकल्पना को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? क्रियात्मक परिकल्पना, उपकल्पना, जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके व्यक्तित्व और रुचियों का अध्ययन किया जाता है। ये क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत निर्देशित प्रथम चरण क्या है? तो पहला चरण है समस्या की पहचान करना। शैक्षिक मापन का क्या अर्थ होता है? वेस्ले ने डेफिनेशन दी है कि मापन मूल्यांकन का उपभाग है। मापन को मध्यमान, अंक, मात्रा, औसत, प्रतिशत आदि शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है। मापन मात्रात्मक होता है और मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है। समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? परिकल्पना। ऐसा परीक्षण जो बार बार चेक करने पर एक जैसा परिणाम दे, विश्वसनीयता। मूल्यांकन के टाइप, परिमाणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन। परिमाणात्मक मूल्यांकन में आपका लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। गुणात्मक में साक्षात्कार, अवलोकन, घटनावृत्त और जांच सूची और स्तर माप। फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो रचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। SSK दुबे की भी डेफिनेशन है, उसको भी याद रख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन किसी के अनुसार लिखेंगे तो नंबर उससे पूरे मिलेंगे। अगला है मूलभूत शोध का दूसरा नाम क्या होता है? तो मौलिक शोध होता है। शून्य परिकल्पना क्या है? तो निर्देश रहित परिकल्पना को कहते हैं। नकारात्मक परिकल्पना क्या है? यहाँ पर अगर बात करें तो इसका कथन है जैसे MDS से बच्चों के नामांकन में कमी होना, इसमें परिकल्पना का कथन आ जाएगा। दक्षता आधारित मूल्यांकन, इससे आप क्या समझते हैं? 2018 में भी आया, 2023 में भी आया। दक्षता आधारित मूल्यांकन में छात्र ने किसी कार्य को कितनी श्रेष्ठता से पूरा किया है, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब यानी कि कोई काम में आप कितना दक्ष हैं उसको चेक किया जाता है। अगला है व्यापक मूल्यांकन, चेक नहीं किया जाता, उस पर ध्यान दिया जाता है। अगला है व्यापक मूल्यांकन क्या है? व्यापक मूल्यांकन का अर्थ, तो व्यापक मूल्यांकन व मूल्यांकन इससे बालक के सभी पक्ष, चाहे क्रियात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक, सभी पक्षों का साथ साथ में मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? मूल्यांकन के 4 पक्ष होते हैं। एक होता है संज्ञानात्मक, एक भावात्मक, एक कौशलात्मक, एक क्रियात्मक। अगला है उत्तम परीक्षण की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो कौन कौन सी है? उद्देश्य पूर्णता है, व्यापकता है, सुगमता है, समय और कीमत है।
मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, अति लघु प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के प्रकार के कौन कौन से पक्ष हैं? कौन कौन से पक्ष हैं? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और कौशल। शोध कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखिए। तो शोध के प्रकार में आपका मूलभूत शोध, व्यवहारिक शोध और क्रियात्मक शोध जो है वो आते हैं। क्रियात्मक शोध के 6 चरण बता चुके हैं। प्रक्रिया शिक्षण जो प्रक्रिया है उसकी दृष्टि से जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसके स्तर कौन कौन से? 2018 में आया है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मापन कैसा होता है? मापन मात्रात्मक होता है। क्रियात्मक शोध के उपकरण कौन से हैं? तो क्रियात्मक शोध के उपकरणों का 2 बार क्वेश्चन आया है 2019-23 में। मानकीकरण नहीं किया जा सकता। प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। यहाँ पर अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, विशेष, ये सभी आपके आ जाएंगे। क्रियात्मक शोध के कोई 4 क्षेत्र बताइए। तो पहला हो जाएगा मूल्यांकन संबंधी, पहला हो जाएगा शिक्षण संबंधी, दूसरा मूल्यांकन संबंधी, तीसरा विद्यालय संबंधी और चौथा पाठ्य सहगामी गतिविधियों से संबंधित। अगला है उत्तम प्रश्न पत्र बनाने को लेकर के विधियों का नाम लिखिए। तो पहले नमूना तैयार कीजिए, ब्लूप्रिंट की तैयारी कीजिए, प्रश्न बनाइए, प्रश्न पत्र का संपादन कीजिए। व्यापक मूल्यांकन महत्व होता है समस्त पक्ष में। मापन के प्रकार 2 बार आया क्वेश्चन, मानसिक मापन, भौतिक मापन। मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो आपका शैक्षिक शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार में परिवर्तन। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। अगला है कि मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। तो उद्देश्य होता है अधिगम स्तर की जांच करना। भावात्मक पक्ष किसे कहते हैं? तो छात्रों की रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन भावात्मक पक्ष कहलाता है। प्रायोगिक मूल्यांकन का संबंध किन किन विषयों से है? तो किससे संबंध है? विज्ञान, भूगोल और कृषि से। नवाचार की आवश्यकता या महत्व को लेकर के बताइए। तो नवाचार के द्वारा शिक्षा में नई जो विषय वस्तु है उसका समावेश होता है। नवाचार के द्वारा शिक्षण अति प्रभावी हो जाता है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन के कोई 2 लाभ लिखिए। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन में लाभ में पहला यही है कि इसके माध्यम से छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। दूसरा है यही है कि इसके द्वारा छात्र को की इस योग्यता का पता चलता है कि वो प्राप्त ज्ञान दैनिक जीवन में किस प्रकार यूज करता है। अगला है आकलित मूल्यांकन से क्या समझते हैं? 2018 में आया है। इसी को समेटिव मूल्यांकन भी कहते हैं। तो आकलित मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आकलित मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। दुबे जी की डेफिनेशन भी है कि आकलित मूल्यांकन एक व्यापक क्रिया है जो कि छात्रों का शैक्षिक, व्यक्तिगत, व्यवहारिक मूल्यांकन करता है और छात्रों के सभी पक्षों के विकास स्तर को स्पष्ट दर्शाता है। आकलित मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव मूल्यांकन से होने वाले 2 लाभ बताइए। पहला लाभ यही है कि इससे छात्रों के संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। दूसरा ये है कि आकलित मूल्यांकन के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। समस्या हमारी, समाधान हमारा। क्रियात्मक शोध का ब्लूप्रिंट का संबंध प्रश्न पत्र निर्माण से। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था स्टीफन एम कोरे ने। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, किसका कथन है? तो रॉस का कथन है। वार्षिक मूल्यांकन आपका क्या है? तो सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है। संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध मूल्यांकन के कितने पक्षों से है? तो ये सारे पक्ष पूछे जाते हैं आपसे। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अगर ये क्वेश्चन लघु में आता है तो वहां इसके अंदर का भी आपको लिखना पड़ेगा। क्रियात्मक शोध की 2 आवश्यकता या महत्व बताइए। तो पहली आवश्यकता ये परंपरागत कार्यशैली में परिवर्तन और सुधार लाने हेतु, दूसरा है शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाने हेतु। उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। तो पहला तो उद्देश्य यही हो गया कि छात्र की जो अधिगम संबंधी त्रुटियां हैं उसको दूर कर करे उसके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा ज्ञान प्रदान करना। 2018, 2022 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। परीक्षण किसे कहते हैं? तो परीक्षण 2023 में आया कि वह प्रक्रिया जिससे प्रशिक्षक प्रश्नों द्वारा अपने प्रशिक्षु के अधिगम की जो जांच है वो करता है, वो कहलाता है परीक्षण। परीक्षण कितने टाइप का होता है? निबंधात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो एक पक्ष हो जाएगा ज्ञानात्मक और एक हो जाएगा भावात्मक। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? तो छात्र के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए व्यापक मूल्यांकन जरूरी होता है। वैधता क्या है? वह कार्य कुशलता जिसमें कोई परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वो बनाया गया, ऊपर बताया था। अच्छे परीक्षण में जो यथार्थता है, वैधता है, उसका क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब होता है परीक्षण कितनी सत्यता से किसी भी चीज का मापन करता है जिस मापन के उद्देश्य से उसे बनाया गया है। प्रश्न करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है बालक के ज्ञान का स्तर का पता लगाना। इससे बालक की परिस्थिति अनुसार बच्चे का प्रयोग करना सीखता है। अगला क्रियात्मक शोध की समय अवधि क्या है? 2018 में आया हुआ है। तो इसकी कोई निश्चित समय अवधि नहीं है, 1 मिनट से भी हो सकता है और 1 वर्ष में भी हो सकता है।
शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार बताइए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। और 127 ही आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता होती है? तो कम समय में अपनी समस्त समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से संभव है। और क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ होता है? तो परिकल्पना का अर्थ होता है उन विधियों से जिसके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। अब यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट है। लघु उत्तरीय प्रश्न हम आपको कराएंगे नहीं, परंतु हमारे पास ये आइडिया एक है कि हम इन प्रश्नों को आपको दिखा देते हैं और इन प्रश्नों को आपको पता चल जाएगा 2023 में आया हुआ है कि कब आया है, तो आपको उससे भी अंदाजा लगेगा। और जो चीज़ें थोड़ी सी समझाने वाली होंगी उस प्रश्नों में हम समझा भी देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, शोध या अनुसंधान से आप क्या समझते हैं? यदि किसी प्रश्न के बारे में आपको नहीं पता है तो आप वीडियो को रोककर स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें आप शोध या अनुसंधान को लेकर के एक डेफिनेशन लिख दीजिए स्टीफन एम कोरी की, इसको रट लीजिए, बस इतना काफ़ी होगा। वाद विवाद विविध से वाद विवाद जो विधि है उससे क्या समझते हैं? इसमें क्या होता है, आपस में लोग तर्क करते हैं, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल वगैरह पर भी इस प्रकार के होते हैं, जैसे संसद में भी आपका एक एग्जाम्पल है। अपवंचन क्या होता है? यहाँ पर ये होता है कि जो मुख्यधारा से बच्चे छूट जाते हैं, शिक्षा में जो है वो छूट जाते हैं, तो उनको रखा जाता है अपवंचन के अंतर्गत। पॉलमैन की डेफिनेशन, इसको चाहें तो रट सकते हैं। मंदबुद्धि बालक की पहचान करने का क्या होता है? तो पहचान करने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो बहुत सारे तरीके हैं, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। उनकी सीखने की गति वगैरह धीमे होती है, रिस्पॉन्स कम देते हैं। अधिगम अक्षमता वाले बालक के दो टाइप क्या होते हैं? धीमी गति से सीखने वाले बालक और मानसिक विकलांगता। निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई दो सुझाव लिखिए। तो आप क्या कर सकते हैं, सहभागिता को दर्शा सकते हैं, उसमें दोष निकालने क्या नहीं काम करना चाहिए, निरीक्षक को सुधार करना चाहिए। सृजनात्मकता के तत्व बताइए। तो सृजनात्मक स्तर, मापन योग्य व्यवहार, बौद्धिक स्तर, मौलिकता और नवीनता, ये सभी पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। ये सब 2023 में है वो क्वेश्चन है। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत रैंडम विधि, यादृच्छिक विधि क्या कहलाती है? तो वो जो नैदर्स बताया था वही आपको इसमें लिखना होगा। क्रियात्मक शोध क्या है, इसका मूल आधार क्या है? तो समस्या हमारी, समाधान भी हमारा। अब ये अंतर है जैसे मूलभूत और क्रियात्मक शोध में, इसको जरूर रट लीजिएगा, क्योंकि अंतर से ही हो जाता है ना, अगर अलग अलग डेफिनेशन भी पूछी जाएगी तो भी आप कर ले जाएंगे। चार अंतर ही दिए गए हैं, रट लीजिएगा, लघु में आ सकता है। ये अंतर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मापन और मूल्यांकन में, इसको जरूर रट लीजिएगा। यहाँ से 110% क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मापन मूल्यांकन में अंतर नहीं पूछेगा तो मापन पूछ लेगा, वो नहीं पूछेगा तो मूल्यांकन पूछ लेगा, इसको जरूर रट लीजिएगा। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन के पक्ष जो है उसका वर्णन कीजिए। मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष को लेकर 2019 में भी क्वेश्चन आया था। तो मूल्यांकन के जो पक्ष होते हैं वो संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक होते हैं। डेफिनेशन ऊपर लिख सकते हैं। इनके टाइप में जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है उसमें ज्ञान आता है, उसमें बोध आता है, ये रटे होने चाहिए, लघु में आता है क्वेश्चन। अनुप्रयोग आता है, विश्लेषण आता है, संश्लेषण आता है, मूल्यांकन आता है, ये आते हैं संज्ञानात्मक पक्ष में। उसके बाद आपका आता है भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष के अंतर्गत ग्रहण करना आता है, अनुक्रिया करना आता है, मूल्यांकन आता है, संगठन आता है और मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण आता है। और फिर तीसरा जो आता है वो आपका आता है क्रियात्मक पक्ष, जिसके अंतर्गत उत्तेजना, क्रियान्वयन, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत का व्यवहार, कौशल, कार्यश्रम निष्ठा, ये सभी आता है। सतत मूल्यांकन में जो प्रोजेक्ट कार्य है उसको आपको समझाना है, और गतिविधि आधारित जो चीजें हैं वो आप इसमें बता सकते हैं। मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम तो आप सभी जानते हैं, वही आपको यहाँ पर लिखना है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की आवश्यकता, उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे कक्षा 4 उदाहरण करके दिया भी गया, इसको भी आप लिख सकते हैं। न्यायाधीश की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो एक सैंपल के तौर पर किसी चीज़ का आपको आयु, कक्षा, लिंग आधार पर आप निकालना चाहते हैं कोई डाटा, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्रियात्मक शोध के पहले चरण को स्पष्ट करना है, तो पहला चरण होता है समस्या की पहचान, तो उसी को आप यहाँ पर बता सकते हैं। क्रियात्मक शोध की 3 उपकरण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन। मूल्यांकन का लक्ष्य क्या होता है? तो अधिगम की जांच करना होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? क्रियात्मक शोध का पहला चरण बता चुके हैं। मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व 2022 में आया है, ये भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व को लेकर, जैसे शैक्षिक रूप से मूल्यांकन की आवश्यकता, विद्यालय हेतु मूल्यांकन की आवश्यकता, हेडिंग याद कर लीजिए, हेल्प करता है। अभिभावक हेतु मूल्यांकन की आवश्यकता, प्रशासनिक कार्यों हेतु मूल्यांकन की आवश्यकता। अच्छे प्रश्नों की विशेषता क्या होती है? प्रश्न पूछते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? प्रश्नों का निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वही सारे पॉइंट लिखे हैं कि प्रश्न स्तर के अनुकूल होना चाहिए, बार बार दोहराना नहीं चाहिए, सारी चीज़ें लिख सकते हैं। क्रियात्मक शोध के महत्व पर प्रकाश डालिए, 2023 में आया है, क्रियात्मक शोध बता चुके हैं। क्रियात्मक शोध में होने वाले जो उपकरण हैं उनको लिखिए। नवाचार के की शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता और जो महत्व है वो लिखिए।
नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन यहाँ पर करना है। क्रियात्मक शोध के अंतिम चरण का वर्णन कीजिए। और अंतिम चरण क्या होता है? अनुवर्ती कार्यक्रम, इसको आप बता सकते हैं। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत कार्यविधि का वर्णन कीजिए। आप देख रहे हैं क्रियात्मक शोध से क्वेश्चन हर जगह आ रहे हैं, तो क्रियात्मक शोध के सारे चरण याद होने चाहिए। मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण और मापन जो है उसके आपस में संबंधों की व्याख्या कीजिए। मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं? एक शिक्षक को मूल्यांकन के विभिन्न पक्षों का ज्ञान होने से क्या लाभ होता है? निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंतर को स्पष्ट कीजिए। वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी हो जाएगा, निबंधात्मक जो डिटेल वाले क्वेश्चन होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार जो प्रश्न के प्रकार है उसका वर्णन कीजिए। तो प्रत्यास्मरण रूप, अभिज्ञान रूप, ये आपके 2018 में आया था क्वेश्चन। इसमें भी प्रत्यास्मरण में साधारण प्रत्यास्मरण और रिक्त स्थान पूर्ति, और अभिज्ञान वाले में एकांतर, बहुविकल्पीय, मिलान और वर्गीकरण, इस तरीके से डिवीजन हुआ है। रचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? 2018 में आया था, ऊपर अभी अति लघु में बताया भी था। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। वीडियो को हम इसलिए रोक दे रहे हैं बीच बीच में ताकि आप वीडियो को रोक करके भी पढ़ सकें। शैक्षिक मापन और मूल्यांकन अंतर मैंने आपको बता ही दिया, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। मूल्यांकन भी बता दिया। पाठ्य सहगामी जो क्रियाकलाप है इसमें उपयोग की जाने वाली 2 शैक्षिक नवाचार, जैसे खेलकूद हो गया, वाद विवाद प्रतियोगिता हो गया। अवलोकन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा बताइए। तो छोटे बच्चों के व्यवहार के मापन समझ के लिए अवलोकन यूज में आता है ना, वही आप लिख पाएंगे यहाँ पर। बालक के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस प्रकार किया है? 2018 में आया था। भावात्मक पक्ष में ग्रहण करना यानी ध्यान देना, अनुक्रिया करना, मूल्य आंकना, अभी मैंने सारे पॉइंट बताए थे वही लिखे हैं। संगठन, मूल्य द्वारा स्पष्टीकरण, यही चीज मैंने कही कि ये लघु में पूछ लिया था, तो इसलिए डिटेल में भी आपको याद आना चाहिए। प्रतिमान संदर्भित तथा कसौटी संदर्भित परीक्षण में क्या अंतर है? ये अंतर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसके पॉइंट आप अलग से पढ़ लीजिएगा। शुरुआत के 3 पॉइंट ये दे रखे हैं और लास्ट का एक चौथा पॉइंट ये दे रखा है। अगला है क्रियात्मक शोध की क्या उपयोगिता है? तो यहाँ पर उपयोगिता को लेकर के पॉइंट टू पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये सुधार करने से संबंधित है, रूढ़िवादिता का वातावरण समाप्त संबंधित है, छात्रों के बहुमुखी विकास के लिए संबंधित है, ये सारी चीजें। मूल्यांकन की क्या विशेषताएं हैं? तो विशेषताएं तो वो आप जो ऊपर अंतर बताया तो उसी से ही लिख सकते हैं, और भी कुछ पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। 9 पॉइंट तक यहाँ दिए गए हैं। सतत और वार्षिक मूल्यांकन में पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन का मतलब ही वही होता है कि आपको मोटिवेट किया जाए किसी चीज को काम करने को लेकर के। रचनात्मक मूल्यांकन और आकलित मूल्यांकन 2019 में आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक समेटिव करके होता है, तो इनको अवश्य पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर बाद में भी अगले पेज में भी इसके बारे में दिया गया है। प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार बताइए। मानसिक शांति, सद्विचार, समाचार, स्वच्छता, पर्यावरणीय विचार, आवश्यक सूचनाओं की प्राप्ति। सेमेस्टर पद्धति तो आप सभी परीक्षा ही देते हैं, तो वो आप आसानी से लिख सकते हैं। क्रियात्मक परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? तो वो जो क्रियात्मक शोध का एक चरण है उसी के बारे में बात की गई है। निर्देशित परिकल्पना तो सकारात्मक, नकारात्मक। दक्षता आधारित मूल्यांकन 2022 में आया था, तो इससे क्या मतलब होता है? ऊपर आया था क्वेश्चन कि छात्रों की दक्षता तथा जो ग्राह्यता है उसको सुनिश्चित किया जा सके। एग्जाम्पल भी दिया गया, देखिए एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ में आता है कि प्राथमिक स्तर की कक्षा 1 के छात्रों को गणित के विषय में जो दक्षता प्राप्त होनी चाहिए वो इतना इतना बच्चे को आना चाहिए, ऐसे कक्षा 5 में इतना इतना आना चाहिए, वही चीज़ यहाँ पर दक्षता मूल्यांकन में देखते हैं। शैक्षिक अनुसंधान के चरण का उल्लेख 2022 में आया है। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट लिखे हैं, समस्या की पहचान करना, समस्या का निर्धारण करना, कारणों के संदर्भ में समस्या का विश्लेषण करना, इनके अंदर का पता होना चाहिए, उद्देश्य की पहचान करना। इंग्लिश में भी टर्म याद रख सकते हैं, क्रियात्मक परिकल्पना की तैयारी, कार्य योजना का निर्माण, योजना का क्रियान्वयन, आंकड़ों का विश्लेषण। यहाँ पर देखिए परिणाम, निष्कर्ष, मैंने बताया ना मेन 6 ही चरण आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इन्होंने बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, आपको जो मैंने बताया तो वो याद रखिएगा, बाकी ये भी याद रखना चाहते हैं तो गलत नहीं है। यहाँ पर अच्छा शैक्षिक अनुसंधान की चरण करके पूछा है। क्रियात्मक अनुसंधान में तो जो बताए थे 6 वैसे लिखिएगा, चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से सही है। अगला है निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षण में अंतर, 2022 में आया था, तो देख लीजिए अंतर। इंग्लिश टर्म भी आप देख लीजिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टेस्ट, ताकि क्वेश्चन आए तो यहाँ से कर ले जाएं। 3 अंतर ये रहे आपके, और आगे भी एक अंतर है चौथा। वैसे तो हम लघु कराने वाले नहीं थे, परंतु क्वेश्चन जब आपको दिखा सकते हैं कि कैसे कैसे आ रहे हैं, उसमें से जो आप पढ़ना चाहें स्वयं से रिवाइज कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। अगला आपका है उत्तम परीक्षण की कितनी कसौटियाँ होती हैं उसको बताइए, 2022 में आया था। तो अच्छे परीक्षण की कसौटी में ये पॉइंट रहते हैं,
व्यवहारिक कसौटियाँ क्या हैं, तकनीकी कसौटियाँ क्या हैं, वो आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं। वही पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में ही बताएगा, तो मेन पॉइंट याद कर लीजिएगा, ताकि अंतर का तो आप लिख ही सकते हैं। अच्छा, अगला है शैक्षिक नवाचार की अवधारणा को बताइए, 2022 में आया था। तो शैक्षिक नवाचार में वही पॉइंट जो ऊपर अति लघु में आया था वही आप लिख सकते हैं। प्रक्षेपण की किन्हीं दो विधियों के बारे में आया था 2022 में, जिसमें आपका रोसार्क परीक्षण को बताया गया है। आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि कितने कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं, यही वाला जो आपका बाल विकास वाला पेपर हुआ था इसी वाले सेमेस्टर की परीक्षा में। संज्ञानात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं 2022 में? तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, यही पॉइंट आपके, और बाकी बारे में भी लिख सकते हैं। सतत मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, ये आपको बता चुके हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन में अंतर को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अंतर याद रहेगा तो पॉइंट भी लिख सकते हैं। सतत में लगातार मूल्यांकन होता है, व्यापक में सारे पक्षों का मूल्यांकन मिला करके होता है। तो बस यही सीधे सीधे अंतर है, एक पॉइंट ये और दिया गया है। क्रियात्मक शोध के क्षेत्र बताइए, तो शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याएं, मूल्यांकन, परीक्षा संबंधी पाठ्य सहगामी गतिविधियां, विद्यालय प्रशासन। क्रियात्मक शोध की विशेषताएं लिख सकते हैं, लचीलापन, शोधकर्ता की सीधा पारिस्थितिक जन्म। उद्देश्य बताइए, तो लिख ही सकते हैं कि जो भी विद्यालय के परंपरागत कार्य प्रणाली उसमें कैसे सुधार लाया जाए, वो सारी चीजें। मापन और परीक्षण में क्या अंतर होता है, 2018-19 दो बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो मापन भौतिक गुणों से संबंधित होता है, परीक्षण मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से संबंधित होता है। अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की प्रमुख विधियां क्या है? नमूना तैयार कीजिए, ब्लूप्रिंट की तैयारी कीजिए, प्रश्न बनाइए, प्रश्न पत्र का संपादन कीजिए, अंक तालिका, अंक प्रणाली तैयार कीजिए, सारे पॉइंट लिख सकते हैं। व्यवहारिकता से क्या समझते हैं? उत्तम परीक्षण की विशेषताएं लिखिए, तो वही व्यापकता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, ये गिने चुने पॉइंट हर जगह काम आ जाएंगे। मितव्ययिता, सर्वमान्य। परिकल्पना क्या होता है, ये लघु अति लघु में भी आया था क्वेश्चन, पूर्व चिंतन को लेकर के। अब इसके दो प्रकार भी होते हैं परिकल्पना के, एक निर्देशित परिकल्पना, एक निर्देश रहित परिकल्पना। यहाँ पर निर्देशित में सकारात्मक नकारात्मक होता है, निर्देश रहित में शून्य होता है। अगला है क्रियात्मक शोध का अर्थ, आवश्यकता, महत्व, लगभग बता चुके हैं आपको। नवाचार मैंने आपको बता ही दिया, पॉइंट याद रख सकते हैं, विशेषताओं को लेकर के दिया गया है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट लिखना आसान होता है। ये विशेषताएं दी गई हैं और यहाँ पर उद्देश्य दिए गए हैं, तो उद्देश्य भी देख लीजिए। आगे भी उद्देश्य दिए गए, काफी उद्देश्य दिए गए हैं। नवाचार की आवश्यकता और महत्व तो लिख सकते हैं। शिक्षण अधिगम जो ऊपर पॉइंट बताए थे वही आप लिख सकते हैं। शिक्षण अधिगम के में मूल्यांकन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, 2022 में आया था। क्रियात्मक शोध के चरण, ये देखिए यहाँ पर जो चरण दिए गए, ये चरण आपको याद करने हैं। 6 चरण आपके होते हैं, ऊपर जो दिए गए थे उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। समस्या की पहचान, समस्या चुनने का कारण, क्रियात्मक परिकल्पना, कार्यविधि, प्रदत्त विश्लेषण, निष्कर्ष, न्यायादर्श बता ही दिया मैंने, वैधता बता ही दिया, विभिन्न चरण मैंने आपको बता ही दिए। समस्या की पहचान को लेकर के इनके अंदर का भी पता होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के कौन कौन से टाइप हैं, ये भी आया था, क्वेश्चन बता चुके हैं। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्तों का विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है, निदानात्मक परीक्षण से क्या मतलब होता है, ये भी बता चुके हैं। 2023 में आया है निदानात्मक परीक्षण। उपचारात्मक शिक्षण आया भी आया है 2023 में। इनसे क्वेश्चन हर साल बनते हैं, तो ये आपको जरूर हेडिंग और इनके पॉइंट जरूर क्लियर होने चाहिए। उत्तम प्रश्न पत्र बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नमूना तैयार करना, ब्लूप्रिंट की तैयारी, प्रश्न बनाना, प्रश्न पत्र का संपादन, अंक तालिका और अंक प्रणाली तैयार करना, यही प्रश्न पत्र के क्रम के पत्रों का जो विश्लेषण है वो करना, वो सारे पॉइंट लिख सकते हैं। ब्लूप्रिंट देखिए क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में कि ब्लूप्रिंट की रूपरेखा बताइए। तो यहाँ पर ब्लूप्रिंट इस तरीके से बनता है प्रश्न पत्र के निर्माण में, जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे कि शैक्षिक उद्देश्य में भार कितना कितना वेटेज दिया गया, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और कुल, इस तरीके से प्रश्नों के प्रकार इसमें देखे जाते हैं, प्रकरण देखा जाता है, यूनिट 1 2 3 करके। इसको एक बार देख लीजिएगा ताकि ऐसा कुछ हो। यहाँ पर TF M और करके लिखा भी, जो TF लिखा है इसका मतलब है आपका सत्य असत्य, MC लिखा है मतलब बहुविकल्पी को दर्शाता है, MT मतलब होता है मिलान पद। व्यापक मूल्यांकन बता ही दिया, बहुविकल्पी प्रश्न आपको पता ही है, वाक्य पूर्ति वाले प्रश्न जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले होते हैं वो होते हैं। मूल्यांकन और परीक्षण के जो टाइप होते हैं, मूल्यांकन के में परिमाणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन आते हैं। और परिमाणात्मक में भी मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। गुणात्मक मूल्यांकन में ये याद रखिए कि कौन किसके अंतर्गत आता है। और जो गुणात्मक मूल्यांकन है इसके अंतर्गत आपका क्या क्या आता है, इसमें जांच सूची और स्तर माप, निरीक्षण आता है, घटनावृत्त आता है, साक्षात्कार आता है। परीक्षण के प्रकार, निबंधात्मक परीक्षण होते हैं जिसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षण वगैरह आ जाते हैं। परीक्षाओं में सत्र परीक्षा, द्वितीय सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक और वार्षिक।
व्यापक मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, बता ही चुके हैं आपको। प्राथमिक विद्यालय के संदर्भ में सतत मूल्यांकन का अर्थ ये भी बता चुके हैं। शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र शिक्षण अधिगम मूल्यांकन पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप विद्यालय प्रबंधन सामुदायिक सहभागिता। नवाचार का महत्व आपको भी बता चुके, जो बता चुके हैं उसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, बस यहीं तक क्वेश्चन थे। तो इसी के साथ पूरा जो एक वीडियो में कंप्लीट कोर्स का टारगेट रखा था हमने, उसमें बहुविकल्पी भी 1 घंटे में करा दिए, अति लघु भी करा दिए। बस लघु में थोड़ा सा फास्ट चलें, और लघु में भी लगभग जो मेन चीज़ें वो आपको हमने दिखा दी। वीडियो को समाप्त करने से पहले देखेंगे तो 2019 का ये पेपर हमारे सामने है। इसमें से एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आप बताइएगा, वो है आपका चौथा नंबर वाला। करा चुके हैं सारे प्रीवियस ईयर, उसमें से आपको कितने याद रहे हैं वो भी जानना जरूरी है। तो ये 4th नंबर का क्वेश्चन आपके लिए, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय, प्रधानाचार्य। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। दूसरा जो आपका पेपर है समावेशी शिक्षा वाला, इसी प्रकार से उसका भी मैराथन आपको चाहिए तो कमेंट में अवश्य बताइएगा, तो उस पर भी हम वर्क जो है वो करेंगे। और वैसे 3rd सेमेस्टर का कोर्स ऑलरेडी हम सारी चीज़ें कंप्लीट पहले के बैचेस के लिए करा चुके हैं। वो उसमें से अगर आपको कुछ देखना हो लाइक किसी प्रीवियस ईयर वगैरह को, तो आप वीडियोस में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कल जो परीक्षा होगी उसका पेपर जैसे हो वो भेज दीजिएगा। टेलीग्राम पर हम आपको लिंक भेज देंगे, वहाँ पर आप भेज दीजिएगा। तो अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक